मैं एकदम हिम्मत जुटा के मम्मी के पास गया। मैंने कहा कि मम्मी एक्चुअली मेरे लाइफ में एक लड़की थी, ठीक है, वो छोड़ के चले गई है, तो अभी मेरे ऊपर शादी का प्रेशर मत डालो, है ना। मेरे को लगा मम्मी दुखी होगी। मम्मी कंफ्यूज हो गई और 2 मिनट लगातार घूरी मेरे को, और फिर बोलती है बेटा छोड़ के जा सकते हैं। फिर तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। तो बढ़िया यार, मैं अपने बारे में बताता हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से बैंगलोर, मुंबई, यहीं दोनों जगह पे रहा हूँ, ठीक है। और मैं हूँ नॉर्थ का। और जब अब मैं रिसेंटली दिल्ली शिफ्ट किया ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि साउथ आपको सॉफ्ट बना देता है, क्योंकि गुड़गांव मेरे से सरवाइव नहीं हो पा रहा है। मैं जी नहीं पा रहा हूँ यार वहाँ पे लोगों के अंदर कुछ ज़्यादा ही जोर से कॉन्फिडेंस है, बिना मतलब का। मैं रास्ते में चल रहा हूँ, एक बंदा हाथ पकड़ लिया, कहता है बाल कटवा लो। मैंने कहा नहीं कटवाना है भाई। कहता है उसके बगल में होटल है, वहां रह लो। मैं कह रहा मैं हकबका गया यार। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि मैं रेंट पे रहता हूँ, मेरा मकान है। तो कहता है 1 रात के लिए रह लो, क्या हो जाएगा। मैं जाने लगा था, हाँ चल भाई। अलग सब कॉन्फिडेंट है यार। मेरा दिल्ली वाला एक दोस्त है, मैं उसको एक बार कॉल किया कि भाई मेरा ना वॉलेट चोरी हो गया है। कहता है मेरे से बात करवा एक बार। किसका बात करवाऊं तेरे से, चोरी हो गया है साले। पहले दिन गुड़गांव लैंड किया मैं, ठीक है। मैंने कैब बुक किया, ठीक है। कैब वाले का कॉल आता है, कहता है कहाँ जाना है भाई। देखो सर मैडम मैं छोड़ के आया था बैंगलोर में, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। मैंने चुपचाप एकदम प्यार से बोला भैया S ब्लॉक जाना है। कहता है S ब्लॉक कौन जाता है यार, B ब्लॉक चलो। इसका क्या जवाब दूंगा। लाइफ में पहली बार ड्राइवर से डेस्टिनेशन का रिव्यू मिला है मेरे को कि तू जहां रहता है ना भाई 2 स्टार वाईफाई। मैंने कहा भाई मेरा सामान वहां है तो वहीं रहूंगा ना मैं। तो कहता वहां रहता तब तो जिंदगी में कुछ बढ़िया करो। देखो पहली बात। और दूसरी बात, अगली बार से ऑटो बुक किया करो, ठीक है। तुम्हारी पतली गलियों में चक्के फंस जाते हैं मेरे। मैं सॉरी बोल रहा हूँ, पहले दिन आके मैं कैब वाले को सॉरी बोल रहा हूँ, माफ कर दे भाई, डांट खा गया यार। अलग चक्कर है। एक और चीज मैंने दिल्ली वालों के बारे में ऑब्जर्व करी कि वहाँ खूबसूरती बहुत है यार। मतलब बैंगलोर और मुंबई में भी है, लेकिन हर मेट्रो के डब्बे में 4 ग्रीक गॉड। और मुंह खोले तो भाई मैंने तो मना कर दी, मैं नहीं पढ़ रहा इन चक्करों में। मैं सोच रहा हूँ ये आदमी रसमलाई बाहर से अंदर से बैगन भरता है, कैसे इसको डिजर्व नहीं करता है गुड लुक्स यार। और ये आवाज ग्रीक गॉडेस से आ रही थी। और मूड खराब हो गया मेरा। मैं अपने दिल्ली वाले एक दोस्त से पूछा कि भाई क्या चक्कर है यार, इतनी खूबसूरती क्यों है यहाँ पे। तो कहता है अबे कुछ नहीं, 1500 साल पहले ना यहाँ अलेक्जेंडर की सेना आई थी। तो ये सारे नाजायज औलाद हैं। तो जब भी तेरे को कोई ऐसे एकदम सुंदर आदमी दिखे ना, तो समझ लेना अलेक्जेंडर का स्पर्म। मैंने कहा ये सही है यार, अलग चक्कर। मैं यहाँ पे जब मैं मुंबई में था तो मैं यहाँ पे देखता था कि ऑडिशंस होते हैं इधर अंधेरी वगैरह में, और वहाँ ना वो ढूंढते हैं वो रिच लुक सुना है आपने। और उनका रिच लुक का एक ही क्राइटेरिया होता है, चट्ट गोरा आदमी। मतलब हाँ, उस ऑडिशन में मुकेश अंबानी 2 किलोमीटर दूर से रिजेक्ट हो जाए। उसके मुंह पे थूक दे ये, तू साले कैसे आ गए यहाँ पे। मैं दिल्ली गया, हर आदमी रिच लुक। मैं लाइफ में पहली बार दिल्ली जाके मैंने गोरे गरीब देखे कि बंदी एमा वॉटसन की बहन लग रही है, लेकिन स्कूटी में ट्रिपलिंग में जा रही है। पूरा परिवार जा रहा है स्कूटी में, बीच में बच्चा बैठा है, गोद में है। और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इसको मुंबई के बारे में नहीं पता है क्या। ये बंदी वो ऑडिशन वाले के यहाँ जाके बस खड़ी हो जाए तो इसको कुछ नहीं तो विलेन का सेक्रेटरी तो बना ही देंगे। इसके मुंह से आवाज भी नहीं सुनेंगे, गूंगी सेक्रेटरी। तो बस घूमती रहे विलेन के साथ, पिक्चर ऐसी हिट हो जाएगी। लौंडे भी बड़े खूबसूरत है वहां पे। मेरे को हौज खास एक जगह है, वहां पे 5 नील नितिन मुकेश दिख गए। मैं एक के पास चले गया, भाई साहब आप तो बहुत खूबसूरत हो। कहता है पब में आ जाओ मेरे, 2 बियर फ्री करा दूंगा।
लड़कियां बहुत है भाई साहब, माहौल सेट है। वो पब में लोगों को बुलाने का काम कर रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि उन लड़कियों के साथ तू क्यों नहीं नाच रहा है साले? तू सड़क पे खड़े होकर खस्ता कचौड़ी क्यों खा रहा है यार? ये अपनी जवानी इस चीज में वेस्ट कर रहा है। मतलब कुछ लोग वहां पे खूबसूरती डिजर्व नहीं करते, और जो हैं उनको खुद ही पता नहीं है कि वो खूबसूरत है। सरोजनी मार्केट गया था मैं, जीन्स बेचने वाला मेरे से ज्यादा सुंदर है बता। कह रहा है आपके ऊपर ये जीन्स अच्छी लगेगी, तेरे ऊपर अच्छी लगेगी। अपने दुकान का एक एक कपड़ा खुद पहनेगा और एक एक के साथ फोटो खिंचा के संजय लीला भंसाली को भेज, तेरे लिए अलग से जोधा अकबर 2 बनाएगा वो, कब्र से निकालेगा अकबर को। ये शक्ल डिजर्व करती है। अरे भाई, वैसे मेरी जो गर्लफ्रेंड थी वो भी अलेक्जेंडर की स्पर्म थी, और उसको भी अपने लुक्स के बारे में कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि 5 साल इसके साथ बिता दिए उसने। ठीक है। फिर एक दिन आई मेरे पास, कहती है केतन मुझे ना अपनी वैल्यू समझ में आ गई है। तो मैंने कहा कब छोड़ रही हो फिर? कहती है पिछले हफ्ते छोड़ दिया था, बताने में 7 दिन लग गए। मैंने कहा इतना भी तो डरावना नहीं हो यार। तो कहती है डरावने की बात नहीं है, पिछले हफ्ते तेरा बर्थडे था ना, अब तू नस काट लेता तो डेथ और बर्थ सर्टिफिकेट में सेम डेट हो जाता है यार। वो मैं नहीं चाह रही थी। और एक तो क्या था ना, कोइंसिडेंस ऐसा कि वो लॉकडाउन चल रहा था और वो मेरा 27वां बर्थडे था। ठीक है, मेरे को पता नहीं, एक मेरे परिवार में एक चेंज दिखा। 27वें बर्थडे की रात में मेरे माँ बाप सोए तो नॉर्मल लोगों की तरह थे, अगले दिन उठे तो कुछ अलग आत्मा घुसी हुई थी उनके अंदर। मेरी मम्मी मेरे पास आती है और कहती है शादी नहीं करी तूने अभी तक, बहू नजर नहीं आ रही। तो ये क्या हुआ है? ये सोए एज अ कपल थे, ये माँ बाप की तरह सोए थे और उठे सास ससुर बन के। अचानक से शादी 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 शादी। भाई मेरे ऊपर एकदम अलग से प्रेशर आने लग गया यार। और एक दिन के अंदर पापा बुलाते हैं, कहते हैं कि देखो बेटा कोई लड़की है तो बताओ। मैंने कहा लड़की? 7वीं क्लास में शालिनी का कॉल आया था, इतना कूटा था ये आदमी मेरे को कि जब मैं तेरी माँ से बात करता हूँ बस, तो तू बाकी समाज से कैसे कर रहा है? अभी बोल रहा है लड़की। मैंने कहा नहीं लड़की वड़की तो नहीं है। तो कहते हैं कि अपने एरिया से खोज के करा देंगे। तो मम्मी उधर से कह रही तुम्हारे एरिया से मैं करके देख ली, जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। तो पापा उधर से हाँ मेरी भी कोई आबाद नहीं, आपस में लड़ने लग गई। अब मैं बैठ के सोच रहा हूँ इसीलिए शादी नहीं कर रहा हूँ मैं, इनको देख के मैं शादी करूं। मेरे माँ बाप के बीच में इंटीमेसी जो इतनी वीक है, मेरे मम्मी के फोन में पापा का नंबर पापा के नाम से सेव है। तुम सोच रहे हो ये आदमी हम दोनों के लिए बाप है। मैंने अपने दोस्त को बात बताई, ये कहता है ये तो कॉमन है यार, मेरी मम्मी के फोन में भी पापा का नंबर डैडी के नाम से सेव्ड है। मैंने कहा भाई अंतर है बहुत ज्यादा, तू नहीं समझेगा। अलग चक्कर है यार, बहुत जोर से प्रेशर आने गया था यार। और लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन में वो प्रेशर मेरे को डबल महसूस हो रहा था, क्योंकि माँ बाप को हर दिन सिंगल दिख जा रहा था ना सामने में। और वो भी सोच रहे हैं कि इंसान दिन में 5 बार वॉशरूम जाता है, ये 15 बार क्यों इसको चाहिए? ऐसे खुद से नहीं हो पा रहा। जब भी मैं वॉशरूम से निकल रहा हूँ मम्मी जीवन साथी लेके खड़ी है, बेटा लाइव करो ना। वीडियो में क्या रखा है? मैंने कहा मम्मी डायरिया भी तो हो सकता है, ये क्या घटिया एजम्पशन है? अलग अलग टैक्टिक अपना रहे हैं यार मेरे माँ बाप इतने। मतलब आज से 10-15 साल पहले जब मैं बचपन छोटा था, तो मेरे को कहते हैं बेटा देखो, मनुष्य जैसे खाता है, काम करता है, सो जाता है, वैसे ही 10th के बाद साइंस लेता है और कोचिंग सेंटर चले जाता है। जो 3-4 साल बर्बाद हुए मेरे ना, हर दिन पंखे को देख के सोचता था मैं कि क्या करूं आज। 15 साल बाद फिर सेम टैक्टिक मेरे पास आते हैं, कहते हैं बेटा देखो मनुष्य को ना, मैंने कहा चुप हो जाओ, यहीं चुप हो जाओ, मेरे को मनुष्य के आगे सुनना ही नहीं। बोलते हैं एक बार सुन ले, मनुष्य को सर पे बाल रहते रहते शादी कर लेनी चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहते बेटा टकले से कोई शादी नहीं करता है। मैंने कहा चूतिया नहीं लिखा है यहाँ पे। तो कहते बेटा हेयरलाइन पीछे जाएगी ना तो दिखने लगेगा चूतिया। मैं यार इतने दहशत में आ गया मैं, तुम सोच रहे हो? अरे भाई बहुत ही दिक्कत थी यार।
बट सही है। लॉकडाउन में तुम समझ रहे हो क्या हुआ मेरे साथ? एक तो मेरा ब्रेकअप हो गया और दूसरा ये शादी का प्रेशर, और ये डबल प्रेशर मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को अब बात करनी पड़ेगी अपने माँ बाप से। ठीक है, तुम में से किसी ने अपने माँ बाप से रिलेशनशिप के बारे में बात करी है? जो शादीशुदा नहीं है उनकी बात कर रहा हूँ, बाकी ने तो तुम तो रिटायर हो गए जो शादी कर। किसी ने भी नहीं करी? भाई मैं ही हूँ क्या हिम्मत वाला यहाँ पे? मैं एकदम हिम्मत जुटा के मम्मी के पास गया। मैंने कहा कि मम्मी एक्चुअली मेरे लाइफ में एक लड़की थी, ठीक है, वो छोड़ के चले गई है, तो अभी मेरे ऊपर शादी का प्रेशर मत डालो, है ना। मेरे को लगा मम्मी दुखी होगी। मम्मी कंफ्यूज हो गई और 2 मिनट लगातार घूरी मेरे को, और फिर बोलती है बेटा छोड़ के जा सकते हैं? फिर तो बहुत टाइम वेस्ट हो गया है। मैंने कहा मम्मी अपना दर्द मत दो यार, अभी मैं ऐसे ही 2 दर्द लेके बैठा हूं, ये क्या बकचोदी है। फिर कहती है बेटा वो लड़की खुशकिस्मत तो है बहुत ज्यादा। मैंने कहा क्यों? तो कहती है देख तो जो भी कहे है तो तू अपने बाप का ही जैसा। मैंने कहा लड़के 2 ही टाइप के होते हैं, मेरे को समझ में आया। एक जिनको से बंदी मिलती है, ठीक है, और फिर 5-10 साल बाद वो शादी कर लेते हैं उससे, और दूसरे वो जिनको 2 साल में ही समझ में आता है कि मैं तो बाप के जैसा हूँ यार अपने। ऐसे तो नहीं चल पाएगा। मेरे को शादी का जो डिस्कशन है ना, उससे एक आध बातें क्लियर हुई कि जैसे मेरा एक दोस्त है, वो अमेरिका में है, ठीक है, वहाँ उसने एक बंदी को कन्विंस कर लिया अपने से शादी करने के लिए, तो वहाँ अगला स्टेप उसके लिए शादी है। इंडिया में वो पहला स्टेप है यार। बंदी मान गई तब तो कोई बात ही नहीं है, वो तो मानी हुई है। उसके बाद बंदी का बाप, उसके मरे हुए दादा की आत्मा, सबको मनाना पड़ता है, और बाप को पैसा के अलावा और कुछ नहीं दिखता है। मतलब बंदा अगर केकड़े के जैसे भी चल रहा है और 18-20 लाख का पैकेज है, तो एक बार के लिए बाप सोच लेगा कि करा देते हैं यार, मतलब मेरी सेक्स पोजीशंस इनोवेटिव हो जाएंगी, मेरी बेटी के लिए कामा सूत्रा के वो पन्ने खुलेंगे जो आज तक नहीं खुले। अच्छा है ना, बिस्तर के एक ही साइड बैठे बैठे दामाद जी के सर और पैर दोनों दबा देगी। कुबड़ दामाद जी थक जाते होंगे ना 20 उंगलियों से टाइप करते करते। तुमने देखा है समाज में, सोसाइटी में एक चक्कर है कि सांस ले लो तुम। सोसाइटी में एक चक्कर है कि अगर आप किसी बंदी से शादी कर रहे हो तो आपकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, भले 5 रुपए ज्यादा हो, पर होनी चाहिए। और इस वजह से कलीग्स आपस में शादी नहीं कर पा रहे यार। मेरा एक दोस्त है, उसको अपनी ऑफिस में एक बंदी पसंद आ गई, तो वो उसको कह रहा है कि तू टैक्स ज्यादा कटवा लेना, तेरा इन हैंड कम हो जाएगा। अब बंदी कह रही है तू मेहनत कर लेना चूतिए, पढ़ाई कर, स्विच मार, ये हमारी कंबाइंड सैलरी कम करने पर क्यों तुला? ये कैसा टैक्टिक है भाई? ये गरीब हो जाते हैं। देखो मेरे को ये चीज ना बचपन में समझ में आ गया था कि सैलरी का कोई तो चक्कर है। आई होप तुम लोग सब स्कूल गए हो ना, जहां भी गए हो, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक किसी भी स्कूल चले जाओ, हमारे जो सर लोग होते हैं और जो मैडम्स होती हैं, उनके बीच में एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक गैप नहीं दिखता है। हमारे सर जो हैं वो 15 साल से सेम पैंट पहन के आ रहे हैं, और मैडम की हर दिन साड़ी चेंज हो रही है। असेंबली में दोनों खड़े हैं तो ऐसा लग रहा है जैसे नीता अंबानी के बगल में मुनाफ पटेल को खड़ा कर दिया। और मैं खड़े होकर सोच रहा हूँ कि भाई जो सैलरी तो सेम मिलती है यार, तो इतना कैसे है? और हमें कैसे पता सर 15 साल से सेम पैंट पहन रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक बार पैंट खरीदी, फिर वो फूल गया और पैंट पतली हो गई, तो नई पैंट खरीदने के बजाय उन्होंने पीछे से सिलाई उधड़वा ली। अब अंदर के कपड़े ने धूप और बारिश नहीं झेली हुई थी, तो वो फ्रेश निकला बिल्कुल। तो हमारे सर पिछवाड़े पे चमकता हुआ वी लेके अल्फा बीटा गामा करने आ जाते थे। और मैं कह रहा हूँ यार, मैडम की शेड जो है साड़ी की हर दिन चेंज हो रही है, इसका पिछवाड़े का शेड मैच नहीं कर रहा। इसको सर बोलने का मन भी नहीं कर रहा, जितेंद्र चाय लिया बोलने का मन कर रहा है इस आदमी को। कैसे इज्जत दूं मैं इसको? अलग चक्कर है यार। एक तुमने देखा है अमेरिका में एक ट्रेडिशन होता है कि जब बंदे को प्रपोज करना होता है बंदी को, तो वैसे घुटने पे झुक के और ऐसे अंगूठी दिखाता है, देखा तुमने? एंड द गर्ल हैज टू एक्ट सरप्राइज्ड कि ओ माय गॉड, मैं तो पूरा मुंह बंद करके, 5 साल से रिलेशनशिप में थे, प्रपोज कर दिया। मैं सोच रहा हूँ और क्या करता हूँ।
तुमने एक दूसरे को ब्रश करता हुआ देखा है, सेम बिस्तर पे सो रहे हो तुम 4 साल से, इतना खुश होने की क्या बात है यार? तो मुझे ऐसा लगता है अगर इंडिया में वो ट्रेडिशन होता ना, तो बंदा अपने घुटने पे झुक के अपना सैलरी स्लिप लेके बैठा रहता और सामने बंदी की जगह बंदी का बाप ओ माय गॉड करता रहता कि ओ माय गॉड 22 लाख। एक काम कीजिए, दोनों बेटियां ले जाइए अपने, आप दशरथ बनेंगे। पूरा बंदा सेटअप कर रखा है, बलून्स वलून्स नहीं जिसमें विल यू मैरी मी लिखा रहता है, उसकी जगह पे विल यू लेट मी मैरी लिखा हुआ है, नीचे प्लीज अलाउ। फिर बंदा दादी माँ के पास जा रहा है, फिर घुटने पे झुक रहा है, इस बार कास्ट सर्टिफिकेट दिखा रहा है कि दादी माँ प्लीज मान जाइए आप भी। पीछे दादा की आत्मा भी कितना कमा लेता है लड़का। बहुत चक्कर है मेरे को ना। एक बात समझ में आ गई कि जिस तरीके का मेरा करियर चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बंदी के बाप को कन्विंस कर पाऊंगा मेरे से शादी करने के लिए। ठीक है, तो मेरा बैकअप प्लान ये है कि अगर कुछ नहीं हो पाया तो उस बाप को कन्विंस करने निकल जाएंगे जिसके लिए मेरी अभी की जिंदगी अय्याशी है। तुम समझ रहे हो? तो रास्ता चलते कोई झाड़ू मारने वाला दिखता है मेरे को तो मैं पैर ही पोना कर लेता हूँ। तो क्या कर रहे हो? आशीर्वाद ले रहा हूँ बाबूजी। तुम सोच रहे हो उस बंदी को गुची का बैग नहीं, बस बैग चाहिए रहा। वो अपने बंदियों के ग्रुप में जाके फ्लॉन्ट करेगी कि देख अभी पॉलीथिन में पैसा नहीं रखती मैं। मरद बैग दिलाया मेरे को। मैं एक बार दूध वाले के घर चले गया था दूध लेने। कहता सर आप क्यों आ गए? मैंने कहा बेटी देखनी थी आपकी, साइकिल चला रही है, इसको सेकंड हैंड स्कूटी तो दिला ही सकता हूं मैं। That's been my time guys, thank you so much for listening. हेलो, अगर तुम ये देख रहे हो इसका मतलब कि तुमने इस पूरी वीडियो देखी है एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। और एक और बात, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिंड कमेंट पे एक गूगल फॉर्म का लिंक डाल रखा है। वो कुछ नहीं है, उसमें अपना नाम, अपना ईमेल आईडी या फिर फोन नंबर और तुम किस शहर में रहते हो वो डालना है बस। उससे क्या होगा ना कि मेरे को एक बहुत बढ़िया डेटा मिल जाएगा उन लोगों का जिनको मेरी कॉमेडी पसंद है और वो किन किन शहरों में रहते हैं। तो जिस भी शहर में सबसे ज्यादा लोग, बहुत सारे लोग हैं, वहां मैं अपना शो डाल सकता हूँ। बस यही है। अब इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि YouTube की जो अपनी इंडिया की ऑडियंस है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड हो गई है और उन्हें ये सब बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि वीडियो लाइक कर दो, कुछ अगर बोलना है तो उसको कमेंट में लिख दो, बहुत ही अच्छा लग गया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है वहां मुझे फॉलो कर सकते हो। ये अब जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि स्मार्ट हो गई है ऑडियंस। ठीक है, तो आई जस्ट से सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस।